हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, द टेल ऑफ मिलन सिटी, जो कि लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर पैराग्राफ वाइज जो समरी है उसको मैं बताऊंगा, फिर मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हुए मैं आगे बढ़ता चलूँगा। सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करूँगा, तो आप बने रहिए अगर आपको पसंद आए तो। और मैं शुरू करता हूँ। द टेल ऑफ मेलन सिटी, जो कि लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। इन द टेल ऑफ मेलन सिटी विक्रम सेठ प्रेजेंट्स अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। एक जस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ जस्ट और प्लेसिड राजा के बारे में बताया गया है। जस्ट का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? प्लेसिड का मतलब क्या होता है? प्लेसिड मतलब बहुत ही जो कूल रहता हो, ठीक है। और जस्ट का मतलब आप कह सकते हो जो जस्टिस देता हो, ठीक है, जो कि जस्टिस देता हो। ओके, उसके बाद हिज एग्जर्वेटेड सेंस ऑफ जस्टिस लेड टू हिज ओन डेथ। उसका जो बढ़ा चढ़ा के जो जस्टिस करना है वो मृत्यु का, कह सकते हो आप, मृत्यु की वजह बन जाती है उसकी, उस राजा की। द पीपल ही रूल डिड नॉट केयर इफ दे हैड अ मैन और अ मेलन एज देयर किंग। तो उस राज्य के जो लोग थे वो कुछ माइंड नहीं करेंगे, चाहे उस राज्य का जो देखभाल करने वाला राजा वो इंसान हो या एक वाटरमेलन हो, वो लोग माइंड नहीं करेंगे, ऐसा बताया गया है। The whimsical king and the melon king, crowned after his death, were perfect substitutes for each other. जो whimsical का मतलब जो स्टेबल ना हो, अनस्टेबल। whimsical किंग या अनस्टेबल किंग और जो मेलन किंग है, मेलन किंग को क्या किया जाता है? क्राउन पहनाया जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, मतलब दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो एक समान है। तो द विम्सिकल किंग एंड द मेलन किंग क्राउन्ड आफ्टर हिज डेथ, और वाटरमेलन के ऊपर कहा जा रहा है कि एक मुकुट, क्राउन रख दिया जाता है उनके डेथ के बाद, जो असली राजा है उनके डेथ के बाद, और दोनों जो है एक समान है, दोनों का इम्पोर्टेंस एक समान है। अब मैं बताता हूँ इसको पैराग्राफ वाइज मीनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। मैं कुछ ढूंढ रहा था इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो वही इसलिए मैं पेज उलट रहा था। तो मैं शुरू करता हूँ अब। देयर वॉज अ किंग, वहाँ पे एक राजा थे। विक्रम सेठ आयरनिकली कॉल्स हिम पीसफुल एंड प्लेसिड। विक्रम सेठ उन्हें व्यंग करते हुए बुलाते थे पीसफुल और प्लेसिड। पीसफुल मतलब बहुत ही जो शांतिपूर्ण और ऐसा कुछ। प्लेसिड का मतलब भी वही है, सिनोनिम। एक्चुअली ही वॉज नाइदर ऑफ द टू। हकीकत में तो दोनों में से कोई सा भी उनका, उस राजा का क्या नहीं था? खूबियाँ नहीं थी। ही वॉज विम्सिकल एंड मूडी। वो काफ़ी हद तक विम्सिकल था, अनस्टेबल था और मूडी था। उनको जो आता था, अच्छा लगता था, वही करते थे। ही वॉज फिकल माइंडेड एंड अनस्टेबल। वही एक ही बात लिखा गया है कि वो काफ़ी हद तक फिकल माइंडेड थे और अनस्टेबल थे। ही वॉज स्वॉर्ड बाय द मूड ऑफ द पीपल। जो मूड होती थी वहाँ के जनता का, उन मूड के ऊपर उनका जो निर्णय होता था, उनका जो क्रियाकलाप होते थे वो आधारित होते थे, वो डिपेंड होते थे। आई स्पीक लिटिल बिट शुद्ध हिंदी, अगर आपको परेशानी हो तो बताओ, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आई एम स्पीकिंग टू अ मास ऑफ पीपल हु आर from North India, who are from different parts of the country itself. If you have any doubt, all I want to say, if you have any doubt, let me know, I will make it clear. Okay, the king issued a proclamation
एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। जो राजा थे उन्होंने इशू किया था एक फरमान, उन्होंने फरमान एक इशू किया था। प्रोक्लेमिनेशन का मतलब होता है फरमान। एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। आर्क कैसा होता है? ऐसा होता है। केव आपने देखा है, केव या आर्क, धनुरासन आपने देखा होगा, तो वो जो धनुरासन का जो क्रिया होता है वो आर्क जैसा होता है, ठीक है। इट शुड सर्व एज एन एंट्रेंस एंड अ सिंबल ऑफ हिज ट्रायम्फ। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा आर्क जो है, हाफ सर्कल कह लो, हाफ सर्कल, तो ऐसा जो है कहा गया था, ऐसा आर्क बनाने को कहा गया था, राजा ने कहा था। इट शुड सर्व एज एन एंट्रेंस एंड अ सिंबल ऑफ हिज ट्रायम्फ। अगर आप उनके किंगडम में प्रवेश करना चाहते हो तो उससे आपको गुजरना पड़ेगा, उस आर्क से, ऐसा बताया गया था कि बनाना है अपने राज्य में। और ये किसका प्रतीक होगा? जो भी युद्ध उन्होंने जीती थी उनका प्रतीक होगा, ट्रायम्फ्स। द ग्रेट आर्क मस्ट एक्सटेंड अक्रॉस द थॉरोफेयर ऑफ द सिटी। ये जो आर्क है ये एक्सटेंड करेगा, मतलब ये जो विशाल आर्क है शहर के मुख्य रास्ते के आर पार फैला होना चाहिए। तो सोचो कितना बड़ा ये आर्क बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। द साइट ऑफ द ग्रैंड आर्क शुड इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल एंड स्पेक्टेटर देयर। जो दृश्य है इस ग्रैंड आर्क का, ये इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा पीपल को, वहाँ के स्थानीय या वहाँ के मनुष्य को, और स्पेक्टेटर को, स्पेक्टेटर मतलब दर्शकों को, कुछ करने के लिए, कुछ पॉजिटिव कुछ करने के लिए। द वर्कमैन वर्कड अकॉर्डिंगली। और उसके बाद जो कर्मचारी थे वो इस कार्य में लग गए, बनाने में, आर्क बनाने में। दे बिल्ट द आर्क एज इट वॉज ऑर्डर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देयर किंग। और वो वैसे ही आर्क उन्होंने बनाया था जैसे कि उनको आदेश मिला था अपने राजा से। द किंग रोट डाउन द थॉरोफेयर टू मोटिवेट अदर्स टू फॉलो हिम। और जो राजा थे वो चल के आए, मोटिवेट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मेरे को फॉलो करो। थॉरोफेयर मतलब मार्ग, ठीक है, ओके। द आर्क वॉज टू लो। ये जो आर्क था काफ़ी नीचा था, इसका जो शेप था ऊपर नहीं था, नीचा था। अंडर द आर्क द क्राउन ऑफ द किंग वॉज बैंग्ड ऑफ। जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो ये जो आर्क था, आर्क से टकरा गए थे। उनका जो मुकुट है, क्राउन है, वो टकरा गया था। साइंस ऑफ एंगर अपीयर्ड ऑन द काम फेस ऑफ द किंग। तो ये जो दृश्य था उनके लिए बहुत ही दुखमय था। क्यों? क्योंकि उनके, आप कह सकते हो, उनकी इज्जत का ये सवाल था। और ये बहुत ही, मतलब उन्होंने शर्मिंदगी फील करी थी। ही वॉज एजिटेटेड। फिर वो क्रोधित हो गए। द एक्ट वॉज जस्ट अ डिस्ग्रेस। ये जो एक्ट था ये काफ़ी डिस्ग्रेस था, कलंकित था। ही ऑर्डर्ड दैट द चीफ ऑफ बिल्डर्स। ये यहाँ से आप थोड़ा अपने जहन में रखना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ये दोषारोप करते हैं। ही ऑर्डर्ड दैट द चीफ ऑफ द बिल्डर्स वुड बी हैंग्ड। जो बिल्डर था, जो बिल्डरों का जो चीफ था, उसको फांसी का सज़ा उन्होंने घोषित कर दिया था। द चीफ प्लीडेड दैट इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। जो चीफ थे, मतलब चीफ जो थे वो बिल्डर्स के, उन्होंने ये प्लीड किया था कि ये जो था वर्कमैन का फॉल्ट था। वर्कमैन मतलब
जो वहाँ पे वर्कर्स थे। तो चीफ उसके बाद किसके ऊपर दोषारोप वो करते हैं? वर्कमैन के ऊपर। उसके बाद द किंग ऑर्डर्ड ऑल वर्कमैन टू बी हैंग्ड। फिर राजा इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सारे जो वर्कमैन हैं उनको फांसी दे दी जाएगी। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड। जो वर्कमैन थे वो सरप्राइज्ड रह जाते हैं। दे प्लीडेड दैट इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट। अब वर्कमैन कहते हैं कि ये उनका गलती नहीं था। द ब्रिक्स वर नॉट ऑफ प्रॉपर शेप। जो ईंटें थी उनकी सही शेप या उनका जो सही आप कह सकते हो शेप नहीं था, आकार में विकृति थी, इसलिए ऐसा हुआ। द किंग वॉज ईजिली कन्विंस्ड। और किंग इसको मान भी लेते हैं। ही समन्ड द मैशंस हु मेड दोज ब्रिक्स। अब किंग किसको बुलाते हैं? मैशंस को, जिन्होंने बनाया था उन ईंटों को। द मैशंस शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द आर्किटेक्ट। अब मैशन जो है वो आर्किटेक्ट के ऊपर दोषारोप लगाते हैं। नाउ द आर्किटेक्ट वॉज टू बी हैंग्ड। अब आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्ट को अब फांसी की सजा सुनाई जाती है। बट ही ऑल्सो प्लीडेड टू बी इनोसेंट। अब वो भी कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं। He had urged the king to make the certain amendments in the plan. He had urged, उन्होंने कहा था किंग को कि किंग ने कुछ मेरे को चेंजेस करने के लिए कहा था, इसलिए ऐसा हुआ। अमेंडमेंट्स मतलब कुछ चेंजेस करना। तो मैं आपको एक दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहूँगा, दोष मतलब ब्लेम का जो ये चेन सिस्टम है ये कैसे चला। सबसे पहले जो चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने कहा मेरा दोष नहीं है। ध्यान से सुनना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ बिल्डर्स से कहा गया सबसे पहले। फिर चीफ ऑफ बिल्डर्स ने कहा कि ये जो वर्कर हैं ये उनकी दोष है। ये जो शेप जो है वो विकृति आई है वो वर्कमैन का दोष है। वर्कमैन कहता है कि ये ब्रिक्स का दोष है। ब्रिक्स मतलब ईंटें, उनकी जो इकाई है, उनका जो माप है, साइज शेप है, उसमें विकृति है, वो ठीक नहीं है। और उसके बाद वो ब्रिक्स वाला अब कहता है, उसके बाद राजा ने मैशन को बुलाया जो कि ईंटें बनाते थे, ठीक है। और फिर ईंटें बनाने वाला बुलाता है आर्किटेक्ट को। आर्किटेक्ट कहता है कि मेरे को राजा ने कहा था इस प्रकार से कुछ चेंजेस करने के लिए, इसलिए ऐसा हुआ। अब देखो क्या होता है। द किंग रियलाइज्ड दैट द होल इशू वाज क्वाइट ट्रिकी। जो राजा है वो रियलाइज़ करता है कि पूरा जो इशू है, पूरा जो मसला है, पूरा जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है। ही एंडेड काउंसिल, ही नीडेड काउंसिल। अब उसको काउंसलिंग की ज़रूरत थी, सलाह की ज़रूरत थी। काउंसिल का मतलब सलाह। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट। अब सबसे मेधावी इंसान को बुलाया गया, पहले तो पाया गया, उसके बाद बुलाया गया रॉयल कोर्ट में। ही डिक्लेयर्ड दैट द आर्क इटसेल्फ वॉज द कल्प्रिट। उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि ये जो आर्क है, ये इटसेल्फ वॉज द कल्प्रिट, ये खुद का कल्प्रिट है, दुश्मन है, यही मतलब दोषी है। इट बैंग्ड द क्राउन ऑफ, इसने ही तोड़ा था राजा के क्राउन को। सो इट मस्ट बी हैंग्ड, तो क्राउन को तोड़ा था इस आर्क ने, तो इस आर्क को ही क्या करना है, इसको
हैंग करवा देना है। द आर्क वॉज ब्रॉट टू द स्कैफोल्ड टू बी हैंग्ड, और आर्क को ले जाया गया स्कैफोल्ड में। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है, जो फांसी का जो तख्ता होता है, वो जो जगह होता है वहाँ पे उस आर्क को ले जाया गया। सोचो हाउ स्टूपिड इट इज। देन अ काउंसिलर गेव अ न्यू ट्विस्ट टू द होल ड्रामा। उसके बाद जो सलाहकार है वो एक नया सा ट्विस्ट देता है इस पूरे ड्रामा को, इस पूरे नाटक को। He argued how a thing that touched the royal head could be hanged. कैसे एक चीज को आप कैसे हैंग कर सकते हो, फांसी का सजा दे सकते हो, जिसने कि रॉयल हेड को, हेड मतलब ये जो राजा का जो सिर है उसको टच किया था। द किंग रेडिली एग्रीड नॉट टू डू सच ए थिंग। फिर राजा जो है वो मान जाते हैं कि ऐसा कुछ मत करो। द क्राउड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा। ये जो क्राउड है ये देख रही थी, मतलब भीड़ जो थी वो देख रही थी पूरा ये जो नाटक चल रहा था। द पीपल वर गेटिंग रेस्टलेस। जो वहाँ पे ऑडियंस थे, वहाँ पे जो पीपल थे वो काफ़ी रेस्टलेस हो चुके थे, मतलब बेकाबू हो चुके थे। दे डिमांडेड सम रियल एक्शन। वो चाहते थे कि कुछ रियल एक्शन हो। द किंग जज द मूड ऑफ द पीपल। जो राजा जो था उन्होंने जज किया था कि किस प्रकार का मूड है वहाँ के कॉमन पीपलों का। ही ट्रेम्बल्ड, वो कांप गया। ही डिक्लेयर्ड दैट द नेशन वांट्स अ हैंगिंग। अब वो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि नेशन को चाहिए हैंगिंग करना। ठीक है, मतलब राजा कितना स्टूपिड सा है, उसने जायज़ा लिया, उसने सोचा कि ये जो हमारे सामने जो ये लोग हैं ये चाहते हैं कि हैंग कोई ना कोई हो। Someone must be hanged and must be hanged immediately. कोई ना कोई हैंग्ड हो। A nose was set up somewhat high. एक नोज जो है बनाया गया काफ़ी ऊंचा तक, मतलब वो जो हुक होता है, फांसी देने वाला जो रोप होता है उसका जो हुक होता है वो बनाया गया काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब थोड़ा ऊंचाई पर। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय। हर एक इंसानों को, मतलब हर एक जो वहाँ पे वासी थे, जो भी वहाँ पे रहते थे, उनका मेजरमेंट हुआ कि किसी का हाइट उतना आ रहा है कि नहीं। Only one man was so tall that his neck could fit in the nose. और एक ही इंसान था जिसका जो सिर था इतना वो लंबा था कि उसका सिर टच हो रहा था। He was the king himself. वो राजा ही था स्वयं। उसका मैजेस्टी जो है was therefore hanged by the royal decree. उसका जो मैजेस्टी है वो हैंग हो गया अपने ही ऑर्डर के द्वारा। डिक्री मतलब ऑर्डर। The ministers thanked God that they could find someone to be hanged. और मिनिस्टर्स जो हैं वो गॉड को थैंक कहते हैं कि उन्हें कोई मिला हैंग्ड करने के लिए, फांसी देने के लिए। Had the king not offered himself to be hanged, the people would have revolted against him. अगर राजा नहीं कहता अपने आप को वहाँ पे हैंग होने के लिए, तो वहाँ के जो लोकल पीपल थे वो आपस में रिवॉल्ट करके उनके खिलाफ जाते, मतलब राजा के खिलाफ ही कुछ ना कुछ करते। द मिनिस्टर्स शाउटेड लॉन्ग लिव द किंग। मिनिस्टर्स जो है वो चिल्लाते हैं कि बहुत दिन तक जिंदा रहे राजा। पूरा उल्टा इसका मतलब है, वो तो मरने ही वाला था, उसको तो हैंग का ऑर्डर उसने खुद ही दे दिया था और वो फॉलो भी कर रहा था। दे हैड टू चूज अ न्यू किंग। अब उनको एक नया राजा चुनना था।
मतलब वहाँ पे जो थे उन लोगों को। Being practical minded men, they declared that the first to pass the city gate would choose the next king of the state. तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड पीपल थे। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उस द्वार से, शहर के द्वार से जो प्रथम व्यक्ति गुजरेगा, सिटी गेट से जो प्रथम व्यक्ति गुजरेगा वही अपना राजा होगा। द मैन हु फर्स्ट पास्ड द सिटी गेट वॉज एन इडियट। जो गुजरा था उस सिटी गेट से वो कौन था? एक इडियट था। द गार्ड स्टॉप्ड हिम। जो गार्ड्स थे उन्होंने थाम दिया था, उनको रोक दिया था। ही वॉज टू चूज द नेक्स्ट किंग। उसको चूज करना था दूसरा जो राजा है उनको। He gave his choice. उन्होंने अपना चॉइस बताया। A melon was to be the next king. और उस स्टूपिड इंसान ने कहा कि एक मेलन को नेक्स्ट किंग बनाया जाए। ठीक है, तो ऐसा मतलब बहुत ही स्टूपिड सा ये आंसर था। मेलन का मतलब क्या होता है पता है आपको? बताओ। हाँ, तो ऐसे करके ये होता है। ओके, द मिनिस्टर्स डिसाइडेड दैट अ मेलन वुड बी देयर नेक्स्ट किंग। तो एक तरबूजे को क्या बनाया जा रहा था? नेक्स्ट किंग बनाया जा रहा था। दे कैरिड द मेलन टू द थ्रोन विथ ऑल रेस्पेक्ट एंड सेरेमनी। और उस तरबूजे को थ्रोन पर बिठाया गया सारे रेस्पेक्ट के साथ, सारे सेरेमनी के साथ। दिस इंसिडेंट हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो। ये जो इंसिडेंट हुआ था, घटना घटित हुई थी बहुत सालों पहले। When someone asked the people why they chose a melon to be their king, जब किसी ने पूछा था उनसे कि इस मेलन को आप, तरबूजे को आप क्यों एक राजा की उपाधि दे रहे हो या राजा बना रहे हो? दे आंसर दैट इट वॉज अ कस्टमरी चॉइस। ये तो एक कस्टमरी चॉइस था। ठीक है, इट मेड नो डिफरेंस टू देम इफ देयर किंग वॉज अ मेलन और अ ह्यूमन बीइंग। कोई डिफरेंस नहीं होगा उनके राजा चाहे वो एक तरबूजा हो चाहे एक इंसान हो, कोई आप कह सकते हो डिफरेंस नहीं है जब तक वो हैप्पी थे। किंगडम में जो निवासी थे जब तक वो हैप्पी थे तब तक कोई बात नहीं थी। एट लास्ट द मेलन किंग वुड नॉट इंटरफेयर इन देयर लिव्स। अंतिम चरण में जो मेलन है, मेलन किंग जो है वो कभी भी गुस्ताखी नहीं करेंगे उनके ज़िंदगी में। मतलब मेलन जो है नॉन लिविंग थिंग है, वो कभी भी जो वहाँ के निवासी थे, किंगडम के निवासी थे, उनके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसकी खुशी थी उनको, यही चाहते थे वहाँ के निवासी। दे वुड बी फ्री टू लिव इन पीस एंड लिबर्टी। वो चाहते थे एक फ्री एटमॉस्फेयर में रहना और काफ़ी शांतिपूर्ण से रहना और काफ़ी उनको आज़ादी मिले। तो इसी के साथ जो पैराग्राफ जो समरी थी इसकी ख़त्म होती है यहाँ पे। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। अब चलो थोड़ा मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं इसका। देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। वहाँ पे एक जस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है मैंने पहले ही बताया था, जो कि जस्टिस देता है। एंड प्लेसिड किंग, प्लेसिड मतलब जो कि बहुत ही कूल माइंडेड सा होता है, बहुत ही काम कंपोज्ड होता है। मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक इडियट सा किंग था। He proclaimed an ark to be built across the main thoroughfare of the city. He proclaimed, उन्होंने प्रोक्लेम किया था, फरमान दिया था कि एक आर्क बनाया जाए और across the main thoroughfare of the city में। तो thoroughfare of the city का मतलब है कि मार्ग, thoroughfare का मतलब होता है मार्ग। ठीक है, एक आर्क बनाया जाए
सिटी के मार्ग के आर पार। द किंग रोड डाउन द थ्रूफेयर, वो उस मार्ग से गुजरा था। द आर्क वॉज टू लो, और वो जो आर्क था बहुत ही लो लेवल पे बनाया गया था। इट बैंग द क्राउन ऑफ वाइल द किंग पास्ड अंडर द आर्क, और ये जो जब वो गुजर रहा था तो उसके मुकुट जो है वो टकरा गया था इस आर्क के साथ। और वाइल द किंग पास्ड अंडर द आर्क, बस। तो किंग बिकेम वेरी एंग्री, किंग राजा बहुत एंग्री हो चुका था, बन गया था। ही ऑर्डर्ड द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंड टू डेथ फॉर दिस डिसग्रेस, और उन्होंने ऑर्डर दिया था द चीफ ऑफ बिल्डर्स को कि फांसी दिलवाया जाए इस डिसग्रेस के लिए, इस कलंक के लिए। मतलब उनका इज्जत में दाग लग चुका था, इसलिए मुकुट गिर चुका था ना, इसलिए। आई बात समझ में? द चीफ प्लीडेड दैट इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। अब चीफ कहता है कि ये जो था बनाने वाले का फॉल्ट था, वर्कमैन का गलती था। द किंग ऑर्डर्ड ऑल द वर्कमैन टू बी हैंग्ड, किंग ने ऑर्डर दिया था कि सारे जो वर्कमैन हैं उनको फांसी दिया जाए। वर्कमैन कहता है कि ये ब्रिक्स जो ईंटें थी, ईंटों का ये दोष था, क्योंकि उनका जो साइज था वो ठीक नहीं था। अब मैशंस वर समन्ड टू बी हैंग टू डेथ, जो ईंटें बनाते हैं उन्हें बुलाया गया, किसके लिए? डेथ के लिए, हैंग टिल डेथ। द मैशंस ब्लेम्ड द आर्किटेक्ट फॉर द फॉल्टी आर्क। तो मैशन अब ब्लेम करता है, दोषारोप करता है किनके ऊपर? आर्किटेक्ट के ऊपर, कि आर्किटेक्ट का ये गलती है। अब आर्किटेक्ट वो प्लीड करता है कि उसका कोई गलती नहीं है, यहाँ पे वो इनोसेंट है। कहता है कि कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द बिल्डिंग प्लान, और ये जो सर्टेन अमेंडमेंट्स मतलब कुछ चेंजेस मतलब कुछ परिवर्तनों का सिफारिश या रिकमेंडेशन दिया गया था प्लान में, बिल्डिंग प्लान में, जब बिल्डिंग बन रहा था उस समय। इट appeared टू बी अ डेलिकेट एंड कन्फ्यूजिंग इशू, ये दिखाई पड़ रहा था काफ़ी हद तक बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा प्रॉब्लम। द किंग नीडेड काउंसिल, अब किंग खुद कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उनको एक सलाहकार की अति आवश्यकता थी। द वाइजेस्ट मैन फाउंड एंड ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट, और फिर सबसे मेधावी इंसान को रॉयल कोर्ट में बुलाया गया। ही ब्लेम्ड द आर्क एज इट बैंग्ड द क्राउन ऑफ, उनको बुलाया गया, उन्होंने ब्लेम किया था आर्क के ऊपर जो कि टकराया था, और टकरा के वो जो क्राउन था वो नीचे गिर चुका था। द आर्क वॉज ब्रॉट टू द स्कैफोल्ड टू बी हैंग्ड, जो आर्क था उसको ले जाया गया स्कैफोल्ड के पास, जहाँ पे स्कैफोल्ड मतलब जो तख्ता होता है, फांसी देने का जो जगह होता है, वहाँ पे लेके जाया गया। अनदर काउंसिलर गेव अ न्यू ट्विस्ट टू द इशू, दूसरा जो काउंसिलर था, सलाहकार जो था, उन्होंने एक अलग सा ही ट्विस्ट दिया था इस प्रॉब्लम को। क्या था ये ट्विस्ट? कोई आइडिया आपको? He urged that anything that touched the royal head could be hanged. उन्होंने ये कहा था कि कोई भी चीज़ जो कि रॉयल हेड को, जो किंग के सिर को टच करे, उसको हम हैंग कर सकते हैं।
द पीपल वर वॉचिंग द होल ड्रामा। वहाँ के जो निवासी थे, सज्जन निवासी जो थे, वो सारा ये नाटक अपनी आँखों से देख रहे थे। दे वर गेटिंग रेस्टलेस एंड नीडेड सम सॉलिड एंड रियल एक्शन। उनको चाहिए था, वो काफ़ी बेकाबू बन रहे थे, हो रहे थे, और उन्हें चाहिए था एक फटाक से कोई एक्शन। द न्यूज़ वॉज सेट अप सम वॉट हाई। वो जो न्यूज़ जो था, न्यूज़ का मतलब क्या है, वो जो सर्कल गोलाकार आकार का जो फांसी का वो होता है ना, गोल सा, फिर वो लटकाते हैं, वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में बनाया गया था। ही डिक्लेयर दैट, हाँ, एंड ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय मेजर। ओके, और हर एक मैन, हर एक वो निवासी जो वहाँ पे थे, उनको वहाँ पे ले जाया जा रहा था, उनको मतलब उनका मेजर हो रहा था, उनको मापा जा रहा था कि वो कितना तक आ रहे हैं, उनका सिर उतना टच, वो जो लूप है वहाँ तक उनका सर जा रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल एज टू फिट इन द न्यूज़। वहाँ पे एक ही इंसान था जो कि बहुत ज़्यादा टॉल था, उसी का जो सिर है उतना हाइट तक आ रहा था। एंड ही वॉज द किंग। और देखो बात कैसी बनी कि वो कोई नहीं, वो और कोई नहीं, वो स्वयं राजा ही था। द किंग हिमसेल्फ वॉज हैंग्ड बाय अ रॉयल डिक्री। राजा अपने को खुद के लिए ही फांसी का सजा ऐलान कर चुका था। मिनिस्टर्स थैंक्ड गॉड एंड शाउटेड लॉन्ग लिव द किंग। मिनिस्टर्स जो वहाँ पे थे, मंत्री जो वहाँ पे थे, उन्होंने गॉड का, ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और चिल्ला उठे, लॉन्ग लिव द किंग, बहुत दिन जियो राजा। हैड द किंग नॉट ऑफर्ड हिमसेल्फ टू बी हैंग्ड, द पीपल वुड हैव रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम। अगर जो राजा अपने को ऑफर नहीं करते, हैंग के लिए अगर वो नहीं कहते अपने आप को ही, तो वहाँ के जो निवासी थे वो अपने से ही रिवॉल्ट करते, प्रोटेस्ट करते, राजा के विरुद्ध जाते। It was decided that any man passing the city gate would choose the next king. तो डिसाइड ये किया गया था कि कोई भी इंसान जो कि पास करेगा, गुजरेगा उस सिटी गेट से, वो चूज करेगा नेक्स्ट किंग, दूसरे राजा को। An idiot who passed the gate chose a melon to be the king of the state. तो एक इडियट थे, वहाँ से कोई इडियट गुजरा, स्टूपिड इंसान गुजरा, और उसको चुन लिया गया। An idiot who passed the gate chose a melon. उसने कहा कि एक तरबूजे को किंग बनाना होगा। People placed a melon and crowned it as the next king. तो वहाँ के जो निवासी थे, उन्होंने एक तरबूजे को क्या कर दिया, क्राउन पहना दिया गया। They were happy, सभी जन खुश थे। It mattered little whether their king was a king or a melon. उनको बहुत ही, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका जो देखभाल करने वाला राजा एक इंसान हो या कोई एक तरबूजा, वाटरमेलन जिसे कहते हैं। एट लास्ट द मेलन किंग वुड नॉट इंटरफेयर इन देयर अफेयर्स। और अंतिम चरण पर जो मेलन किंग है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है उनके डेली लाइफ में। ही वुड लेट देम लिव इन पीस एंड लिबर्टी। वो उन्हें सभी को रहने देगा पीस में, मतलब शांति प्रिय वातावरण में और पूरी छूट में।
कोई कुछ नहीं कहने वाला, रोक टोक नहीं करने वाला। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस कर देता हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट काफ़ी हद तक बन सकते हैं। देखो, सजेस्ट, ये टेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का ही एक मैं सवाल लेता हूँ, ठीक है। सजेस्ट अ फ्यू इंस्टेंसेस इन दी पोएम विच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी। आपको ये चैप्टर पढ़ के ह्यूमर और आयरनी का कुछ फ्लेवर ज़रूर मिला होगा, ठीक है। तो विक्रम सेठ्स पोएम द टेल ऑफ मिलन सिटी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी। तो विक्रम सेठ का जो पोएम है द टेल ऑफ मिलन सिटी, इसमें आपको काफ़ी हद तक ह्यूमर एंड आयरनी मिलेगा। द वेरी ओपनिंग, मैंने चैप्टर कहा, चैप्टर का मतलब यहाँ पे पोएम ही है, ठीक है। द वेरी ओपनिंग ऑफ द पोएम इज आयरनिकल। तो शुरुआत में हम जब इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें आयरनी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। आयरनी मतलब जो बात या स्टेटमेंट लिखा गया हो, कहा गया हो, उसका विपरीत मतलब। देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, वहाँ पे एक जस्ट और प्लेसिड किंग था। जस्ट का मतलब मैंने बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ। जस्ट का मतलब जो जस्टिस देता हो, प्लेसिड मतलब जो एकदम कूल, कंपोज्ड, काम। हालांकि ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इस किंग में नहीं था। द जस्ट किंग वॉज टू गुड टू बी ऑफ एनी यूज टू हिमसेल्फ और द पीपल, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था अपने लिए और दूसरों के लिए भी। हिज यूनिक सेंस ऑफ जस्टिस ब्रॉट हिज ओन डेथ, उसका जो खुद का सोचना था जस्टिस का क्या मीनिंग होता है, इसी के चलते वो खुद अपने हाथ से जान गवा बैठता है। एवरीथिंग साउंड्स आयरनिकल, हर एक कुछ जो है काफ़ी हद तक व्यंग्यात्मक लगता है, मतलब आयरनिकल लगता है। कहता कुछ और है और उसका अंजाम कुछ और होता है। अनदर ह्यूमरस थिंग इज दैट द प्लेसिड किंग गेट्स एजिटेटेड ऑन अ स्मॉल इशू। दूसरा जो ह्यूमरस थिंग है इसमें कि ये जो प्लेसिड किंग है ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, एजिटेटेड हो जाता है, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता कुछ करने लायक या कुछ करते वक्त। छोटे से छोटे समस्या भी इससे ये ओवरकम नहीं कर पाता, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, उसको सहन नहीं कर पाता। ही मेक्स एन इशू ऑफ अ नॉन इशू, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं है। द बम्पिंग ऑफ हिज क्राउन बाय द आर्क, जब उसका जो मुकुट है वो आर्क, उसका जो मुकुट है वो आर्क से क्या होता है, टच कर जाता है, मतलब टच करके गिर जाता है। तो उस समय ये जो एक वेरी ट्रिवियल सा एक इंसिडेंट है, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात बन जाती है कि उसका इज्जत का फालूदा बन जाता है, सीधी सी बात। इट इज़ क्वाइट ह्यूमरस हाउ ईजिली द किंग लेट्स हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अदर्स। तो ये काफ़ी ह्यूमरस सा है कि कैसे राजा जो है अपने आप को ही क्या बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है। और बी फूल्ड बाय अदर्स मतलब दूसरे जो है राजा को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। From the chief of builders to the architect, everyone escapes by shifting the blame and responsibility on others। तो आप देख सकते हो जब आर्क बनाने वाला कौन था, किसकी गलती थी, कौन कन्विक्ट था, कौन कन्विक्ट था, ये जो मसला, ये जो प्रॉब्लम था, ये जो कन्फ्यूजन था, किसको हैंग
टिल डेथ देना है, तो तब वन आफ्टर अनदर दोषारोप एक के बाद एक जन पर आता है। जैसे यहाँ पे क्या बताया था, चीफ ऑफ बिल्डर्स जो था उसने कहा था कि ये आर्किटेक्ट का गलती है, और इस प्रकार से दूसरे जो इंसान हैं उन पर ये आके रुका। ओके, द मोस्ट ह्यूमरस एंड रिडिकुलस इंस्टेंस कम्स व्हेन द आर्क इज ब्रॉट टू द स्कैफोल्ड टू बी हैंड। सबसे ह्यूमरस वाला, सबसे हास्यमय वो इंसिडेंट था जब इस आर्क को लाया गया उस तख्ता पर जहाँ पे उसको फांसी का आप कह सकते हो डेथ सेंटेंस सुनाया गया। फैंटास्टिक, ओनली एन इडियट किंग कुड हैव एग्रीड टू सच अ थिंग। बहुत बढ़िया, केवल मात्र एक जो मूर्ख राजा है वही इस प्रकार के एग्रीमेंट से एग्री कर सकता है, ऐसा करवा सकता है। द ट्रेजिक आयरनी इन द पोएम इज द डेथ ऑफ द किंग हिमसेल्फ। जो सबसे ट्रेजिक आयरनी है कि राजा खुद ही अपने ही आदेश पर अपने को ही क्या करता है, फांसी लगा देता है। Someone has to be hanged, किसी को ना किसी को वहाँ पे हैंग होना ही था। It is the demand of the people, ये किन की डिमांड थी, वहाँ पे रह रहे इंसानों का। He is hanged to death by his own decree, वो अपने ही, मैंने जैसे बताया कि वो अपने ही फैसले से खुद का ही क्या करता है, हैंग कर देता है। द क्राउनिंग ऑफ ए मेलन मे साउंड एब्सर्ड एंड रिडिकुलस। द क्राउनिंग ऑफ ए मेलन, जब तरबूजे को क्या पहनाया जा रहा है, क्राउन पहनाया जा रहा है, वो काफ़ी हद तक रिडिकुलस और एब्सर्ड लग सकता है। एब्सर्ड मतलब हास्यमय लग सकता है, रिडिकुलस का मतलब भी वही होता है। बट इट कैरीज अ मैसेज, मगर ये हमें एक मैसेज देता है। क्या है? द पीपल आर कंप्लीटली डिसइल्यूजन्ड। जो पीपल थे उनको क्या ठीक क्या गलत इसका ये जो जजमेंट करने का उनका कोई भी मंशा नहीं था, कोई भी दिमाग नहीं था। दैट इट मैटर्स लिटिल टू देम इफ दे आर रूल्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मेलन। उनके लिए ये काफ़ी कोई मायने ज़्यादा नहीं रखता कि कोई जो किंग हो वो इंसान हो या एक तरबूजा हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मगर इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किनको? जो उस किंगडम में रह रहे थे। ओनली देयर इंटरेस्ट्स शुड बी सेव्ड एंड नॉट इंटरफेयर्ड विद। बस उनका यही मानना था कि उनके लाइफ में कोई दखल अंदाजी ना करे, उनके इंटरेस्ट को कोई रोक टोक ना करे। वो एकदम फुल ऑफ लिबर्टी, फुल ऑफ इंडिपेंडेंस, वो अपना लाइफ स्पेंड कर सके, वो इसी पे ही अमल करते थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझा पाया हूँ, इफ नॉट एवरीथिंग, बिकॉज आई फील माई सेल्फ वेरी इम्परफेक्ट। आई एम ट्राइंग ऑन माई imperfectionism. I try to do something better. So if I try and some mistakes I commit and then I rectify, then I again go forward. You can understand whenever I teach, you can find out some of the blunders I tend to commit, but thereafter I also rectify it. Okay, because I feel I'm not guiding you. I feel that I'm connected with you as an experienced student. I'm just showing what I have committed mistakes. You should not repeat them, you should avoid them, because I commit many mistakes and then I learn and then I go forward. So from my mistakes, if you can learn that those things should not be repeated by you, that is what I feel a bit good. Okay, so many things I learned from you, many things you can listen to my narrative. If you have any suggestion to say, you are wholeheartedly welcome here. Fine. And I never say
you subscribe to my channel, you do this, you do that. Never. If you want to dislike it, you do it wholeheartedly. Okay, you must do, because it's your wish. I just feel good to be explaining things, that's why I'm here. Fine. And some people may like me, some people may not. I cannot control every other person. Okay, so this is what I think. So, and I have decided to speak in Shuddh Hindi whenever I explain, because I feel many people can be connected with this language. Okay, English is fine, we are reading English only, but still when it comes to understanding your clarity of thought, then I think our mother tongue is the best. English is too, but at second level, I feel. I also belonged to KVS, Kendriya Vidyalaya Sangathan. English is said to be the first language, but Hindi used to be there. Hindi used to be a dominant language, I would say. So, because from every part of the country, students come and they stay together, they do the classes together. Hindi used to be the prominent one. Therefore, I have chosen this very language to pass on whatever I am explaining here. Okay. Now I'm moving forward. No more extra thing. Just wanted to say about a little bit of me. That's why I just started. Now I'm diverting myself. Why did he proclaim an ark to be constructed? Why did he proclaim an ark to be constructed? क्यों उन्होंने कहा था कि एक आर्क जो है वो उसको बनाना है? The king proclaimed an ark to be constructed. पहले तो आपको जानना है कि किसने कहा था. किंग ने कहा था, राजा ने कहा था. The ark would be a symbol of his triumph. तो आर्क जो था वो एक सिंबल था, किसका? जीतने की निशानी थी. अ सॉर्ट ऑफ विक्ट्री मॉन्यूमेंट. एक विक्ट्री मॉन्यूमेंट मतलब जो बड़ा सा, जो आप कह सकते हो कुछ राजा प्रजाओं के द्वारा बनाया गया बड़ा सा इमारत, ठीक है, तो उसे कहते हैं मॉन्यूमेंट. ये भी इसी का एक प्रतीक था, जीतने का, जीत का. He wanted the ark to be extended across the major thoroughfare of the city. और वो चाहते थे कि जो पूरा जो शहर है, एक सेकंड मैं बताता हूँ. हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हाँ, ये जो आपका पूरा जो शहर है, ठीक है, शहर का जो मार्ग है, तो इस मार्ग के आर पार को ये आर्क जो है अपने समेटे में ले लेगा. मतलब इतना बड़ा ये आर्क होगा कि पूरे जो स्थान का, जो उनके जो मतलब किंगडम का जो मार्ग है, आर पार ये आर्क बनेगा, जो कि दूसरों को मोटिवेट करेगा, दूसरों को ये बताएगा कि ये देखो हमारा जो शहर है या हमारा जो किंगडम है वो कितना अति विश्व वंडरफुल है, आप कह सकते हो, अमेजिंग सा है, ठीक है. इंस्पायर करेगा. इनक्रेडिबल मैं कहने वाला था, अतुल्य है, अति विश्वसनीय, अतुल्य भारत, आपने सुना हो ना? हाँ, इनक्रेडिबल इंडिया, वहाँ से. तो जब मैं हिंदी यूज़ करता हूँ तो मेरे को ये दिमाग में आ जाते हैं. श्री अमिताभ बच्चन जी का स्मरण बहुत होता है, ठीक है. ओके. He wanted the ark to be extended across the major thoroughfare of the city. जो मेजर, जो मतलब thoroughfare मतलब मार्ग जो थे, इम्पोर्टेंट मार्ग जो थे, वहाँ से गुजरता हुआ ऐसा आर्क जो है बनाना था. It was made so grand as to edify spectators. और ये इतना बड़ा ग्रैंड होना था कि ये एडिफाई कर सके स्पेक्टेटर्स को, मतलब वो ग्रीट कर सके, ऐसा कुछ, जो भी वहाँ पे बाहर के जो निवासी है, ठीक है,
दर्शक थे उनके साथ मुखातिब कर सके। आप देख सकते हो अभी जो है वो काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स उनके जो जन्मदिन पर या उस समय वो आते हैं, वो हाथ दिखाते हैं दूर से अपने हवेली से, अपने बंगलों से। तो उस प्रकार का जो है यहाँ पे भी राजा जो है वो करना चाहता था। द किंग हिमसेल्फ रोड मैजेस्टिकली टू अर्ज अदर्स टू फॉलो हिम। जो राजा था वो खुद मैजेस्टिकली वो बाहर आया था और उन्होंने कहा था कि मेरे को आप सभी फॉलो करो। ठीक है। डिस्क्राइब द मिसहैप दैट टुक प्लेस एज द किंग रोड अंडर द रूफ। आपको ये एक्सीडेंट बताना है जिसने जो कि हुआ था जब राजा जो है वो रूफ के नीचे आया था, मतलब अंडर द रूफ। क्या हुआ था? रूफ मतलब दीवार, रूफ मतलब छत, सॉरी, छत के नीचे जब आया था। द किंग रोड ट्रायम्फेंटली अंडर द आर्क। जो राजा था वो जीत के, ट्रायम्फेंटली मतलब जीत के आया था, ऐसा लग रहा था, अंडर द आर्क। द किंग रोड ट्रायम्फेंटली अंडर द आर्क। आर्क के नीचे वो जीतता हुआ आया। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो। आर्क जो था वो बहुत ही नीचे बना हुआ था। एज द किंग रोड अंडर इट, जब वो नीचे चला रहा था, जा रहा था, द आर्क बैंग्ड हिज क्राउन ऑफ, और जिसके चलते उसका जो क्राउन है, मुकुट है, वो गिर चुका था स्ट्राइक करते हुए। द इंसिडेंट अपसेट द प्लेसिड किंग। ये जो इंसिडेंट था ये अपसेट कर देता है, उसको डरा देता है किंग को। साइंस ऑफ एंगर अपीयर्ड ऑन हिज फेस। अब साइंस ऑफ एंगर मतलब साइंस ऑफ एंगर अपीयर्ड ऑन हिज फेस। अब वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ही कंसिडर्ड इट क्वाइट अ डिस्ग्रेसफुल एक्ट, और वो कंसिडर करता है इसको काफ़ी डिस्ग्रेसफुल एक्ट के बतौर पर, इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है। देखो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डिड द किंग कॉल द इशू अ ट्रिकी थिंग। उनको उस किंग को समझ में नहीं आ रहा था कि काफ़ी ट्रिकी होते जा रहा है। क्या वो सीन था? सम वन वॉज टू बी हैंग। किसी को ना किसी को हैंग तो होना ही था। ये जो प्रश्न था, हु शुड बी ब्रॉट टू द स्कैफोल्ड, किसको उस स्कैफोल्ड पर लाया जाए, मतलब उस तख्ते पर, फांसी के तख्ते पर लाया जाए। फ्रॉम द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू द आर्किटेक्ट। कब से, कहाँ से शुरू हुआ था ये हुआ था चीफ जो था बिल्डर्स का, वहाँ से आर्किटेक्ट तक ये शुरू, आर्किटेक्ट तक ख़त्म हुआ था। शुरू हुआ था चीफ ऑफ बिल्डर्स से, ख़त्म हुआ था आर्किटेक्ट पर। एवरीवन कुड कन्विंस द किंग ऑफ हिज इनोसेंस। सभी कह रहे थे कि मैं निर्दोष हूँ। द किंग वॉज कन्फ्यूज्ड, और किंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ही नीडेड सम काउंसिल टू सॉल्व द ट्रिकी इशू। उसको चाहिए था कुछ काउंसिल, मतलब कोई दिशा देने वाला कोई चाहिए था, और ये जो ये जो कन्फ्यूजन था इसको दूर किया जा सके इससे। सॉरी। He was to ascertain who was responsible for the faulty construction of the ark. वो निश्चित होना चाहता था कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है इस फॉल्टी कंस्ट्रक्शन के लिए, इस आर्क का। तो इसी के साथ मैं और ओके लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखो, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने। ओके, हाउ वॉज द किंग हैंग्ड बाय हिज ओन रॉयल डिक्री। किस प्रकार से जो राजा है वो अपने ही आदेश से खुद ही मारा जाता है। द नूज मतलब फंदा जो था, वॉज सेट अप समवॉट हाई, वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पर रखा गया था। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, हर एक मैन को वहाँ पे लाया गया और मेजर करवाया गया कि उसका सिर कहाँ तक आता है। अनफॉर्चुनेटली नो वन केम अप टू द नोज। आखिरकार अनफॉर्चुनेटली किसी का भी जो हेड है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। देयर वॉज ओनली वन मैन who was so tall that his
neck could fit in the noose perfectly. वहाँ पे बस एक ही इंसान था जिसका नेक जो है, गर्दन जो है, वो फिट हो सके उस फंदे में. एंड ही वॉज द किंग हिमसेल्फ. और वो कोई नहीं, वो केवल मात्र ये राजा ही था. Therefore his majesty himself was hanged by the royal decree. तो आखिरकार उसने अपने आप को ही फांसी देने का आदेश, फरमान जारी करा, और इसी के साथ उसकी मृत्यु हो जाती है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझा पाया हूं. आप वीडियो को बार बार देखो, अगर आपको पसंद लगे तो, देखने लायक लगे तो, और आप देखो और जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ो, और जो भी आपके पास रिसोर्स फुल बुक है या रेफरेंस बुक है उसको आप पढ़ो. मेरे से पूछो, डिस्कस करो, कुछ भी आपको डाउट हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कंसल्ट करो, मेरे से पूछ सकते हो, मैं क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा. तो धन्यवाद आपके समय के लिए एवं शुभ दिन.